नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 2024 की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बूथ को मजबूत करके चुनाव जीतने की पुरानी रणनीति पर जहां पार्टी फोकस करना चाहती है, तो वहीं नगर निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी रखना चाहती है। बूथ को मजबूत करने के लिए यूपी बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम 23 फरवरी को हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का मंत्र दिया गया। तो वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात देने और निकाय चुनाव की तैयारियों को जांचने के लिए खुद अखिलेश यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। अखिलेश के दौरे को लेकर सपा का खास प्लान तैयार हुआ है। प्लान के तहत सपा बीजेपी की कमियों को जनता तक पहुंचाएगी। किसानों से संबंधित मुद्दों को हल करने में भाजपा सरकार की विफलता, अभियान पर उनका फोकस होने वाला है। तो बीजेपी बूथ मजबूत के मिशन के साथ आगे बढ़ेगी, तो सपा का मिशन अलग है। 17 से 19 मार्च तक सपा की कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में होने वाली है, लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश भ्रमण पर निकलेंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से लाइव। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एक तरफ बीजेपी है, वो जिस तरीके से हमेशा वो फोकस करती है, बूथ पर उनका फोकस रहता है, पन्ना प्रमुखों पर उनका फोकस रहता है, वैसा ही फोकस इस बार भी नजर आएगा। लेकिन सपा एक अलग तरीके के प्लान और रणनीति के साथ में आगे बढ़ रही है। वो रणनीति इस बार होगी कि बीजेपी की कमियों को जनता तक पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वो कर रहे हैं, लेकिन बूथ स्तर पर कमियों को पहुंचाया जाए। इसके लिए अखिलेश यादव खुद कमान संभालने वाले हैं। देखिए, कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस तरह की कमान जिनको सौंपी गई है। अखिलेश यादव के साथ इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग इसलिए भी होगा क्योंकि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे 2017 में, उस समय उनके साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव थे, पिता मुलायम सिंह यादव उस समय जीवित थे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक गैप था बड़े नेताओं का पार्टी के अंदर। लेकिन शिवपाल के आने के बाद कि ये सिर्फ जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो सक्रिय हुए हैं, क्योंकि उनको अपने समकक्ष एक नेता पार्टी में मिला है जो ऊंचे कत्ते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलेगा। शिवपाल सिंह यादव लगातार जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, कई जिले अब तक वो जा चुके हैं और खासकर राजा भैया के गढ़ में पहुंचे और बहराइच पहुंचे। जो गढ़ ऐसे थे जहां पर भाजपा का झंडा गड़ता था, उन जगहों पर सबसे पहले वो पहुंचे। पार्टी दफ्तर बाद में पहुंचे, लेकिन ऐसे जिले पहले पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और खास बात है कि राजपाल कश्यप जो ओबीसी जो प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार जिलेवार जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर संगोष्ठियां कर रहे हैं। अभी कल परसों में ही एक संगोष्ठियां खत्म हुई हैं, इलाहाबाद में इसका समापन हुआ। तो फिलहाल कई तरह के रणनीति के तौर पर देखा जाए तो अखिलेश यादव चल रहे हैं इस वक्त। सबसे बड़ी बात है कि जो ओबीसी वर्ग को थामने की जो रणनीति बनाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी वर्ग जो पार्टी के साथ होगा, जो ये वर्ग जिस पार्टी के साथ होगा उसकी जीत सुनिश्चित है। ऐसे में ओबीसी वर्ग को अपनी ओर साधने में कितने कामयाब होंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य होली तक ठंडे रहे, सदन में ठंडे रहे, लेकिन अब एक बार फिर वो मोहन भागवत को लेकर बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। और इसके अलावा जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो अलग चल रहा है। अलग अलग नेता अलग अलग जिलों में उसको लेके उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव मैं देखिए तौकीर आपसे एक विषय और समझना चाहूंगी। देखिए, आप बीजेपी हो या सपा, दोनों ही अलग ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। कौन सबसे तेज दौड़ेगा ये 24 बताएगा। लेकिन सवाल ये कि जो बीजेपी और सपा ने अलग अलग ट्रैक्स का चुनाव किया है, जैसे हम अगर अलग अलग ट्रैक की बात करें तो सपा लगातार दो फाड़ कर देना चाहती है, अगड़ा वर्सेस पिछड़ा पर काम कर रही है। लेकिन बीजेपी होली के बाद स्नेह मिलन सम्मेलन कराने जा रही है। वो डीएनए, एक देश एक डीएनए पर काम करने जा रहे हैं। मुस्लिम्स जो कभी भी बीजेपी के कोर वोटर्स नहीं रहे, उनको बीजेपी इस बार 2024 में इतिहास लिखने के लिए अपने साथ लाना चाहती है। फिर एजेंडा पसमानदा मुस्लिम हो, स्नेह मिलन सम्मेलन हो, एक देश एक डीएनए हो, कैसे होगा ये? इनकी स्ट्रैटेजी या उनकी स्ट्रैटेजी? देखिए ये आपने मुद्दा जो बताया है ये सही मायने में देखा जाए तो मुसलमान की वोटिंग की अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक था वो 80% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ नजर आया था। यानी कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हुए।
तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अगर कोई दूसरे दलों में ये अगर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है मुस्लिम का, तो जाहिर तौर पर उनको अपने पाले में खींचना ही अब उनके लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के साथ ये मुस्लिम वोट बैंक बड़ी तादाद में यानी कि 80-85% साथ चला जाता है, और ऐसे में अगर कोई भी इनके साथ एक बड़ा वर्ग यानी कि जाति जनगणना पर जिस तरह से धार देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, अगर वो 15-20% का वोट बैंक उधर खिसक जाएगा तो जाहिर तौर पर 30 से 35 सीटों पर नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। यही रणनीति है कि अगर तुम मेरे इस खेमे में हाथ मारोगे तो मैं तुम्हारा वो खेमा तोड़ दूंगा। जाहिर तौर पर यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आती है। उन्होंने उनके ओबीसी खेमे में सेंधमारी की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी ने जो परंपरागत वोट है समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक, कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी की कोशिश करने की कोशिश जारी की है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा, लेकिन कई तरह के मायने इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ होगी, गठबंधन होगा या अब चुनाव बाद गठबंधन की तस्वीर साफ हो पाएगी, ये एक बड़ी वजह है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गुपचुप तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रही है, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है अखिलेश यादव के लिए। ऐसे में उनकी सारी रणनीति फेल हो जाएगी अगर बहुजन समाज पार्टी और अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है। कई तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे। राजनीति हर दिन करवट लेगी अभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज करने वाली पार्टी। तो फिर आपने बसपा का जिक्र किया है, आपने बसपा का जिक्र किया है। मैं बसपा का हर इलेक्शंस में रोल डिफाइन अगर करूं तो बसपा हमेशा से साइलेंट जाइंट रही है। साइलेंट जाइंट, चुप रह करके सबको ढेर कर देना, और ढेर क्या कर देना, बीजेपी को प्रॉफिट पहुंचा देना। इस बार बीजेपी की कोशिश, जैसा कि आप कह रहे हैं, बसपा और कांग्रेस एक हो जाए, वो दोनों साइलेंट हो जाएंगे तो सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी की हो जाएगी। अगड़ा वर्सेस पिछड़ा प्लस सबको एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए, समाज को ज्यादा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मायावती का अगर रुख देखेंगे तो पिछले 2022 के इलेक्शन में उनकी कोई भी ऐसी कैंपेन नहीं थी। पूरे चुनाव भर हमने देखा कि दलित को लेकर उन्होंने कुछ कैंपेन किया हो। उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन तो किए थे, लेकिन दलित सम्मेलन एक भी नहीं था पूरे चुनाव के दौरान। तो जाहिर तौर पर उनका जो फोकस है वो चुनाव जीतने से ज्यादा दूसरे को हराने में नजर आता है। क्योंकि मायावती का जो भी वोट बैंक रहा वो धीरे धीरे खिसक के 11% पहुंच चुका है। उसके पहले उनका जो 2022 की वोट बैंक की 2017 में उनका करीब 22% वोट बैंक था। उसके बाद अब 2022 में करीब वो 11% 6% पे आके पहुंच चुका है। तो जाहिर तौर पर जो वोट परसेंटेज है वो लगातार गिर रहा है, लेकिन इनका जो कोर वोट बैंक है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ शिफ्ट हुआ, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वो जो वोट बैंक जहां शिफ्ट हुआ उसी की जय जयकार हुई, उसी ने सत्ता हासिल की। तो जाहिर तौर पर मायावती अगर आक्रामक होकर चुनाव लड़ेंगी तो वो वोट बैंक वापस आएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा ये जरूर वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर वो वोट बैंक जो भाजपा में शिफ्ट हुआ वो अगर मायावती खींचने में कामयाब होती है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को उसका सीधा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तौकीर किदवई जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से हर पहलू पर बसपा हो, भाजपा हो या फिर सपा अपने अपने मोहरे चलने को तैयार है, लेकिन 24 की रेस में दौड़ेगा कौन तेज, ये देखने वाली बात होगी। तो सीएम की रोज 2024 के लिए जो रेस चल रही है उसमें कौन तेज दौड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी का अपना सेट एजेंडा है कि वो बूथ मजबूत के मंत्र पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सपा डिवाइड एंड रूल पर अब आगे बढ़ने की ठान चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान आज उन्होंने काली माता की पूजा अर्चना करी। उन्होंने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर के परिसर में काली मां मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हवन पूजन करते हुए लोक कल्याण की कामना की है। तो वहीं आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 500 लोगों से मुलाकात करी, उनकी समस्याएं सुनी और समस्याओं का संतोषजनक कार्रवाई का भरोसा भी दिया।
प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के 13 दिनों बाद उनके सुलेमसराय आवास पर शांति पाठ का आयोजन हुआ। इस दौरान परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी शांति पाठ में पहुंचे और उमेश पाल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उमेश पाल की पत्नी और मां से मुलाकात करी और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस सभी संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेगी। आरोपियों की गाड़ी पलटाने की लोगों की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, पुलिस किसी का एनकाउंटर नहीं करना चाहती है, लेकिन जब कोई अपराधी पुलिस पर हमला करता है या गोली चलाता है तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ती है। भैया से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी जो है मेरी अम्मा जी को जो बात हुई हो, मेरे से कोई बात नहीं हुई, उन्होंने बात तय किया है। क्या चाहती हैं आप, जो कार्रवाई अब तक हुई है, 13-14 दिन बीत गए हैं घटना के? मैं बार बार वही अपील करूंगी कि जिसने किया है उसको जड़ से ख़त्म कर दे। न्याय मांग रही हूँ उनसे। बाकी और अब भैया हुआ है 10 मिनट बैठे, अब ना हवन किए, शांति पाठ किए, चले गए। कहन हम तो यही कहा कि बेटा एक भाई हो तुम एक औलाद हो। कहना अम्मा हम हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं भाई। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं हमारी जो हैं आध्यात्मिक, उनका पालन करना पड़ता है। आज मुझे स्वर्गीय उमेश पाल जी के असामयिक हत्या और मृत्यु पर जो शांति पाठ हो रहा है उसमें मैं शरीक हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, उनके परिवार, समर्थक, प्रशंसक, अनुयायियों को। इटावा की सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस बार सैफई में फूलों की होली नहीं खेली गई और आज नेताजी की कोठी के पंडाल में सैफई परिवार के सभी सदस्यों ने होली मिलन कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, नेताजी को बधाई दी। आपको बता दें कि सैफई में ये पहली बार हुआ है जब नेताजी के निधन के कारण फूलों की होली नहीं खेली गई है। इससे पहले सैफई में लठमार और कपड़ा फाड़ होली जरूर खेली जाती थी। इस मौके पर मौजूद राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर विरोधियों को जेल में डालकर दबाव बनाने का आरोप भी इस दौरान उन्होंने लगाया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचेगा जिसके खिलाफ ईडी और आयकर विभाग से जांच नहीं करवाई जा रही होगी, ये रामगोपाल यादव ने दोहराया है। हम लोगों के साथ उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे लोग समाजवादी पार्टी चलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फूलों की होली शुरू की थी क्योंकि कई बार लोगों के रंग से या वैसे आँख में दिक्कत होती थी। जी। नेताजी ने ही शुरू की थी। अच्छा, नेताजी की जो होली है, फूलों से होली शुरू की गई, आज पूरे फूल पूरे सैफई में दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरह से आप आगे देख रहे हैं? उनके आशीर्वाद के साथ आगे ही बढ़ेंगे और उनका आशीर्वाद है, अब तो और ज्यादा आशीर्वाद। मुजफ्फरनगर में अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके टिकैत परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी। भारतीय किसान यूनियन युवा विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत के निजी मोबाइल पर फोन किया गया। धमकी देने वाले ने राकेश टिकैत के बिहार दौरे पर भी नाराजगी व्यक्त की है। गौरव टिकैत ने फोन काट दिया तो धमकी भरा मैसेज आना शुरू हो गया। टिकैत परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपने दिल्ली में आंदोलन किया था, आपने ये ठीक नहीं किया था। आप लोग किसानों की बात करना बंद करो और पीछे हट जाओ, वरना आपके पूरे टिकैत परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। देखो, परिवारों को दी है कि बम से उड़ाएंगे। ये पहली इस तरह की कॉल है जो परिवारों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बम तो नहीं चले, कभी बम तो कट्टे पट्टे तो चलते थे, लेकिन बम का तो पहला केस है, ये बड़ा मामला। कोई सरकार इसकी जांच करे पूरी, और 1 घंटा वो आदमी फोन पर लगा रहा, फोन बंद करा तो फिर मैसेज देता रहा, और ये भी कहा कि कहां तक भागोगे, भागने नहीं देंगे।
या तो बाहर आना जाना बंद करो, जो ये आवाज उठा रहे हो, और पूरा परिवार सारे लोग बिहार से लगाकर उन लोग को छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक और पूरे देश में जा रहे हैं, इसे बंद कर दो। यूं तो होली का त्योहार हर जगह मनाया जाता है, लेकिन प्रयागराज की होली प्रसिद्ध है। पुराने शहर के प्रयागराज में लोकनाथ की होली बेमिसाल होती थी। लोकनाथ में क्या होता था, दारागंज में होली की अनोखी परंपरा रही कि कपड़ा फाड़ होली वहां पर खेली जाती थी, लेकिन दारागंज में जो होली होती है वहां पर दमकल युद्ध की होली होती है। दमकल युद्ध के दौरान रंगों की बौछार की जाती है। दारागंज मोहल्ले में दमकल युद्ध की अनोखी परंपरा है और ये करीबन 100 साल पुरानी है और इस बार भी दमकल युद्ध कराया गया। दमकल युद्ध में इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने रहे। शंख, घंटा, घड़ियाल के वादन और फिल्मी गानों की धुन के बीच दमकल युद्ध हुआ। साथ ही बाबा का बुलडोजर भी इस दमकल युद्ध में शामिल हुआ, जो उन माफियाओं को एक संदेश देता हुआ नजर आया जो समाज के दुश्मन है। चंपावत जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मां पूर्णागिरी मंदिर वाले मां पूर्णागिरी मेले का आज सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान कुमाऊनी छोलिया नृत्य से सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। उसके साथ ही इस दौरान सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने करोड़ों के विकास कार्यों की घोषणा की। हालांकि जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या और वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए। होली के अगले दिन यानी कि आज से शुरू हो चुके पूर्णागिरी मेले के लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। सर्वप्रथम आप सभी को 3 महीने तक चलने वाले मां पूर्णागिरी के इस मेले के शुभारंभ की सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस पावन मेले का शुभारंभ कर मां पूर्णागिरी मैया को शीश नवाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं मां पूर्णागिरी की महिमा से हम सभी भली भांति परिचित हैं। इसलिए मैं मैया पूर्णागिरी से प्रार्थना करता हूं कि हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, अपना आशीर्वाद करें और हर प्रकार से, जैसा अभी अजय टमटा जी ने कहा कि हमारा प्रदेश, हमारा जनपद चंपावत मां पूर्णागिरी की छाया में। डोईवाला के मुख्य प्रेमचंद अग्रवाल ने अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी की मूर्ति और 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री के साथ डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गौरेला और नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल भी मौजूद रहे। तो वहीं मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शांति के दूत कबूतरों को उड़ाकर शांति और प्रेम का संदेश भी दिया है। वहाँ से एक जवान निकलता है और उसने अपने शहादत के दम पे पूरे विश्व को एक लोहा बनाने का काम किया। ऐसे शहीद दुर्गा मल्ल जी की आज मूर्ति का यहाँ पे अनावरण हमारे यहाँ विभाग के द्वारा हुआ है और मुझे खुशी है इस बात की कि 25 अगस्त 2022 को इसका एक शिलान्यास हुआ था। 100 फीट तिरंगा जो अपने आन शान का प्रतीक है और साथ में शहीद दुर्गा मल्ल जी का जो स्टैचू है, अब आप देखिए घोड़े पे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।